वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से पार्ट 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपकी जो ये चैप्टर है ना, आप चैप्टर को आप गो थ्रू करोगे तो आपके बुक में चैप्टर को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, द डिवीजन ऑफ द चैप्टर कुछ इस तरीके से है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से आपका जो पहला वाला जो पार्ट है, द एज ऑफ सोशल चेंज, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 1 में। ठीक है ना। अब देखो देखो, मैं ये पूरा एक्सप्लेन करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये आपका जो पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसी से काफी हद तक कंटिन्यूटी में है। तो अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने नहीं किया है तो आप उसको जरूर आप कर ले। डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पे लिंक है, आप वहां से भी जो है मैंने एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। देखो, 18th सेंचुरी का बात है। ठीक है, 18th सेंचुरी की बात है। इस टाइम में जो यूरोप जो था, ये काफी हद तक डिवाइडेड था। 18th सेंचुरी में जो यूरोप जो है वो काफी डिवाइडेड था, है ना। सोसाइटी में बहुत सारे डिविजन्स थी। सोसाइटी में नॉर्मल पीपल थे, सोसाइटी में बहुत सारे स्टेट्स थे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे लोग थे जो एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो थोड़े ऑफिसर टाइप के हैं, जो ऑफिसर्स थे, है ना, जो थोड़े बड़े ओहदे पे बड़े पोजीशन पे थे, उनके पास, या फिर जो चर्च वगैरह उस समय थी उनके पास ज्यादातर रिसोर्सेस इनके पास ही था। ठीक है, ज्यादातर जो भी रिसोर्सेस है यूरोप का, ज्यादातर जो भी रिसोर्स, लैंड, पावर जो है इनके पास ही था। पर जो कॉमन पीपल जो थे, इनके पास कुछ खास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। तो ये चला आ रहा था 18 सेंचुरी में। हम लोग देखेंगे, हम लोग ने चैप्टर 1 में भी देखा कि हम लोग क्या देखेंगे कि लोग इस चीज से परेशान हो रहे थे। जो कॉमन पीपल थे वो काफी परेशान हो रहे थे। अब वो लोग क्या कर देंगे, वो लोग कर देंगे रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन? इससे पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्योंकि नॉर्मल पीपल काफी परेशान थे, वो चाहते थे ये सिस्टम चेंज हो। सिस्टम क्या था? सिस्टम था कि सोसाइटी में दो चार लोग जो है उनके पास सारा पैसा है, उनके पास सारा रिसोर्स है। तो लोग चाहते थे, कॉमन पीपल चाहते थे ये चीज चेंज हो, और इन्होंने ये चेंज करने का ट्राई किया थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, अब फ्रांस में काफी सारा इसका चेंजेस आएगा, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस में काफी सारे चेंजेस आएंगे। अब फ्रांस में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो जो बाकी यूरोप के कंट्री है, इवन जो बाकी पूरा वर्ल्ड है, वो लोग फ्रांस का ये जो पूरा प्रोसेस है उसको जब देखेंगे, समझेंगे, तो वो लोग इससे एक तरीके से क्या करेंगे, एक तरीके से हिंट लेंगे, एक तरीके से उनको लेसन मिलेगा क्या, कि किस तरीके से लोगों ने वहां पे जो पावरफुल पर्संस जो थे उनको हटा करके पावर अपने पास ले लिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो है ये हमें मिलता है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देखो, ये जो स्टोरी देख रहे हैं ना हम लोग, रशियन रेवोल्यूशन वाली, ये जो सेकंड चैप्टर है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ इक्वालिटी ये स्प्रेड हुई पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में। अब लोग क्या करने लगे, जो कॉमन पीपल थे, ये लोग क्या करने लगे पूरे यूरोप में, ये लोग बात करने लगे एक नया सोसाइटी बनाने का, एक नई सोसाइटी बनाने का। नई सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ये जो कुछ लोग, एरिस्टोक्रेसी, चर्च है, या जो नोबल्स है, इनके पास पावर है ना, ये ऐसा सिस्टम ना हो, है ना, ऐसा सिस्टम ना हो। जो नॉर्मल पीपल है इनके पास भी कुछ पावर हो। क्योंकि फ्रांस में तो ऐसे ही किया गया था, है ना, कॉमन पीपल के हाथों में पावर आ गया था। तो पूरे यूरोप में अलग अलग कंट्री जो है वो ऐसा चाहने लगे। अब ये होगा कैसे, ये जो नई सोसाइटी बनेगी ये कैसे बनेगी? तो नई सोसाइटी को लेकर के यूरोप में, एशिया में नए नए आइडियाज निकल के आ रहे थे कि हमें ऐसा सोसाइटी बनाना चाहिए, हमें ऐसा सोसाइटी बनाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी आइडिया थी, है ना। और लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। लोग डिस्कस कर रहे थे कि नया सोसाइटी में क्या होना चाहिए, जो इंडिविजुअल है उनके पास क्या राइट्स होने चाहिए, है ना, पावर किसके पास होना चाहिए। तो लोग डिस्कस कर रहे थे। हमारे कंट्री में भी आप देखोगे, राजा राम मोहन राय, देरोजियो, ये भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, है ना। ये भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। देवर आल्सो इफेक्टेड से बेटर है इन्फ्लुएंस्ड लिखना, है ना। देवर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब दुनिया भर के लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे। अब वो लोग भी अपने कंट्री में, स्पेशली हम लोग इस चैप्टर में यूरोप का बात करेंगे, अब बाद में रशिया की, तो हम लोग देखेंगे कि ये लोग भी अपने सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, है ना। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा था, कौन सा डेवलपमेंट,
है ना। ये जो डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों के जो मन में एक तरीके सा, लोगों के मन में एक इनकरेजमेंट आ रहा था कि हम लोग भी चलो बदलाव लाते हैं, चेंज लाते हैं अपने कंट्री में। ये काफी हद तक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में, ये जो चेंज होने का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडिया, कोई बोलेगा कि इस तरीके से चेंज करो, कोई बताएगा इस तरीके से चेंज करो। तो बहुत सारे दूसरे दूसरे इवेंट होंगे, और ये क्या करेगा, ये पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। और ये जो चेंज होने का जो आइडिया है ना, इसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है, वो आइडिया है सोशलिज्म। किस तरीके से सोशलिज्म ने सोसाइटी को चेंज किया या करने का ट्राई किया, ऑफ कोर्स चेंज भी किया। किस तरीके से सोशलिज्म ने चेंज लाया, सोशलिज्म किस तरीके का चेंज लेके आया, स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे, ये स्टार्ट जब होगा रशिया से, तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये एक पावरफुल आइडिया बना, जो कि रशिया से स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। ये चैप्टर इसी के बारे में है, ये चैप्टर इसी के बारे में है। तो हम लोग बात कर रहे हैं चेंज का, है ना। लोगों को चेंज चाहिए, लेकिन क्या सभी को एक ही तरीके का चेंज चाहिए? ऑल द पीपल वांट सिमिलर चेंज? नहीं, ऐसा नहीं है। तीन तरह के यहाँ पे लोग हैं, है ना। तीन कैटेगरी के आप इमेजिन कर सकते हो। पहला जो कैटेगरी है, वो वैसे लोग हैं जो चाहते हैं चेंज तो हो, लेकिन बहुत ही ग्रेजुअल चेंज हो, आराम आराम से चेंज हो। सोसाइटी में चेंज हो, क्या चेंज, कि वो जो पावर नोबल्स के, चर्च के पास में है, जो ऑफिसर्स के पास में है, कॉमन पीपल काफी सफर कर रहे हैं, ये सिस्टम में चेंज आना चाहिए। लेकिन चेंज बहुत स्लो स्लो आना चाहिए, ग्रेजुअल चेंज आना चाहिए। कुछ तो ऐसे लोग थे। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, काफी लंबा टाइम हो गया सफर करते हुए, चेंज आना चाहिए, और चेंज बहुत जितना जल्दी हो सके चेंज लेके आओ। तो उसको बोलेंगे रेडिकल चेंज। कुछ लोग बोल रहे थे चेंज आना चाहिए, देखो पहला वाला दूसरा वाला दोनों ही बोल रहे हैं कि चेंज आना चाहिए, लेकिन पहले वाले टाइप के लोग बोल रहे हैं कि ग्रेजुअल, आराम आराम से चेंज लाओ। जो दूसरे जो रेडिकल वाले जो है, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, चेंज फास्ट लाओ, जल्दी जल्दी चेंजेस लाओ। और जो तीसरा जो है, ये लोग बोल रहे हैं कि चेंज ना के बराबर, थोड़ा बहुत चेंज कर लो बस, बाकी जो पहले का सिस्टम था अच्छा था, बाकी जो पहले का सिस्टम था वही चलने दो, थोड़ा बहुत चेंज लाना है तो लाओ, अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये तीन तरीके के लोग जो थे, वो यूरोप में, वो सोसाइटी में थे, और ये लोग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कौन थे ये तीन तरह के लोग, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, जो तीन तरीके के लोगों का हम लोग बात कर रहे हैं ना, जो चेंज चाह रहे हैं, उसमें ये तीन तरीके के लोग हैं। कौन कौन से? लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। अब कौन है ये, सबका क्या आइडिया है, समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं लिबरल्स के बारे में। तो देखो, क्या लिबरल्स चेंज चाहते थे? आंसर इज यस, लिबरल्स को चेंज चाहिए था, है ना। लेकिन इनको चेंज चाहिए था ग्रेजुअल, स्लो स्लो चेंज चाहिए, सडनली चेंज सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो, जिस टाइम पीरियड का हम लोग बात कर रहे हैं, इस टाइम में यूरोप काफी बटा हुआ था। यूरोप में जो अलग अलग कंट्री जो थे, वो अलग अलग रिलीजन को वो लोग सपोर्ट करते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मान लो यूरोप का कोई एक कंट्री, वहां पे मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 70 लोग किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, रिलीजन ए को, 20 लोग रिलीजन बी को फॉलो करते हैं, और 10% जो है वो फॉलो करते हैं रिलीजन, कौन सा, रिलीजन सी को। तो लिबरल्स का कहना यह था कि जो भी गवर्नमेंट बने, वो गवर्नमेंट, देखो पहले क्या चलता था ना, कि जो गवर्नमेंट जो होती थी ना, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा सपोर्ट करती थी। ये सब सिस्टम आने से पहले यूरोप में क्या था, जैसे ब्रिटेन का आप देखो, ब्रिटेन फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड को। ऑस्ट्रिया या स्पेन की बात करें तो ये लोग सपोर्ट करते थे कैथोलिक चर्च को। मतलब जो अलग अलग चर्च था, जो अलग अलग रिलीजन, या एक रिलीजन में ही अंदर में अलग अलग बहुत सारे कैटेगरी होते हैं ना, ग्रुप होते हैं ना, सेक्ट होते हैं, तो अलग अलग सेक्ट को सपोर्ट करते थे अलग अलग कंट्री। पहले लिबरल्स का मानना यह था कि नहीं, ये रॉन्ग है। इन्होंने कहा कि सोसाइटी में चेंज लाना होगा, और एक ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि रिलीजन ए, रिलीजन बी, रिलीजन सी, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करे, सभी रिलीजन को मिला करके जो है वो गवर्नमेंट बने, ठीक है। तो लिबरल्स क्या चाहते थे, एक ऐसा गवर्नमेंट हो जो टॉलरेट करे सभी रिलीजन को, जो सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करे, सभी रिलीजन को साथ में मिला करके चले, कोई एक रिलीजन को नहीं, ठीक है। और ये जो पावर था ना डायनेस्टिक रूलर्स का, जो किंग रूल कर रहे हैं, जो नोबल्स के पास इतना सारा पावर है, जो चर्च के पास इतना सारा पावर है, ये सिस्टम एंड होना चाहिए, ये लिबरल्स का मानना था। उन्होंने बोला कि जो भी रूलर्स जो है,
जो किंग है, जो रूल कर रहे हैं, इनके पास पहले क्या था? अनकंट्रोल्ड पावर था, कोई पूछने वाला नहीं, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं। ये सिस्टम एंड होना चाहिए। एक ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो। मतलब ये लिबरल्स क्या बोल रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, है ना? पहले का जो किंग क्वीन का सिस्टम चलता था, ये एंड करो, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन में लोग वोट देंगे, है ना? इलेक्शन में लोग वोट देंगे, वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग वोट देते हैं ना, वैसे वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, है ना? इससे कैसा बनेगा गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनेगा, है ना? और ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट अपना मनमानी तरीके से काम नहीं करेगी। इस गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी होगी। देखो, याद रखो, गवर्नमेंट जो होती है ना, तो गवर्नमेंट कुछ भी मनमाना तरीके से काम नहीं कर सकती है, उनको भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है ना? जैसे हमारे कंट्री में भी जो गवर्नमेंट है, उनको भी कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ना? जुडिशरी देखती है कि सही तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे ही लिबरल्स भी वही बोल रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट जो बन के आएगा, ये गवर्नमेंट कैसा हो? ये गवर्नमेंट जो है जुडिशरी के अंडर काम करे, है ना? और इसका जो भी गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स जो हो, जो लोग भी रूल कर रहे हो, वो इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स उनके हो, ठीक है? ताकि पहले का तरह का मनमानी, जो किंग मनमानी करते थे, ऐसा सिस्टम ना हो, ठीक है? इवन जो सिटीजन है, जो नॉर्मल पीपल जो है, उन सभी का जो राइट है, उसको रिस्पेक्ट किया जाए, गवर्नमेंट सभी को इक्वली रिस्पेक्ट करे, है ना? किसी एक कम्युनिटी को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी को कम फेवर कर रहे हैं, ऐसा ना हो। तो देख के तो लग रहा है कि लिबरल्स वाले तो चलो बहुत बढ़िया है ना? बहुत अच्छा बता रहे हैं कि हाँ, गवर्नमेंट इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट मनमानी ना करे, सबका राइट्स को जो है रिस्पेक्ट करे। तो क्या लिबरल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था? ये तो एकदम थोड़ा डेमोक्रेसी जैसा फीलिंग आ रहा है ना? लेकिन नहीं, इनमें भी प्रॉब्लम था। लिबरल्स जो पीपल थे, इनको हम लोग डेमोक्रेट नहीं बोल सकते हैं। लिबरल्स जो है, ये काफी सारा अच्छा बात बोल रहे थे, लेकिन डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये लोग बात नहीं कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बातें ये लिबरल्स जो है, ये लोग नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, इसमें क्या होता है, किसी भी कंट्री के अंदर अगर मान लो 18 एज है ना? कोई भी एक एज होगा, मान लो 18 हो सकता है, 16 हो सकता है, इससे ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, मैटर नहीं करता, सभी के पास वोटिंग राइट है, सब बराबर। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे हमारे कंट्री में अगर 18 के ऊपर अगर आपका एज है, आपका लैंग्वेज क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप रिच है कि पुअर है, कुछ मैटर नहीं करता, आपके पास वोट करने का राइट है। लेकिन लिबरल्स वाले क्या बोल रहे थे? ये लोग बोल रहे थे वोट करने का राइट वुमेन के पास तो होगा नहीं, वुमेन को तो वोटिंग का राइट देंगे नहीं, मेन को ही देंगे। अब मेन में भी सभी मेन को नहीं, ऐसे मेन को देंगे जो रिच हो, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, जो पुअर गरीब है ना, उनको नहीं देंगे। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं। यानी कि लिबरल जो है, ये डेमोक्रेसी नहीं थे, डेमोक्रेट्स नहीं थे, याद रखना है आपको। तो चलो, ये तो कहानी हो गई लिबरल्स की। नेक्स्ट और कौन थे? तीन ग्रुप था ना, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेडिकल्स के बारे में। अब रेडिकल्स वाले का जान लेते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे थे। देखो, रेडिकल्स वाले भी बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल चेंज लेके आओ, ये भी बोल रहे थे चेंज लेके आओ, लेकिन लिबरल्स से ये कैसे डिफरेंट थे? ये लोग बोल रहे थे कि फास्ट चेंज लेके आओ, जल्दी जल्दी, स्लो स्लो नहीं, ग्रेजुअल नहीं। और इनका मानना क्या था? जो भी गवर्नमेंट बनेगा, वो गवर्नमेंट मेजोरिटी पे बेस्ड होना चाहिए। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो, मान लो कंट्री है, कंट्री में 100 लोग हैं, 100 में 70 पीपल ए रिलीजन वाले, 20 पीपल बी रिलीजन वाले, और 10 पीपल सी रिलीजन वाले। तो लिबरल्स क्या बोल रहे थे? लिबरल्स बोल रहे थे कि ऐसा गवर्नमेंट हो जिसमें ए बी सी तीनों के लोग हो, सभी रिलीजन वाले लोग हो, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करे, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन रेडिकल्स क्या बोल रहे हैं? नहीं, यह मेजोरिटी कौन है, सबसे ज्यादा नंबर में कौन है? तो ये ए वाला ना, ए वाला। तो सबसे जो मेजोरिटी में जो है, उनका गवर्नमेंट है, बाकी बी एंड सी का नहीं। तो यानी कि इनके साथ भी प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे जहां पे कंट्री की पॉपुलेशन, दे वांटेड अ नेशन इन विच ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन जो है, वो कैसा हो? मेजोरिटी पे बेस्ड हो। ठीक है? ये जो है, ये कैसा हो? बेस्ड ऑन मेजोरिटी। यहां मैंने मिस कर दिया, बेस्ड ऑन मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी वाले जो है वो गवर्नमेंट बनाए।
हाँ, एक चीज इनका अच्छा था कि ये लोग सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, वुमेन्स के पास भी वोटिंग का राइट होना चाहिए। ये सपोर्ट कर रहे थे। ये एक अच्छा, देखो सभी में कुछ ना कुछ अच्छा या खराब है। इनके में खराब क्या है कि ये लोग सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? बोल रहे हैं कि कुछ रिलीजन मेजोरिटी का गवर्नमेंट है, लेकिन वुमेन को फिर सपोर्ट करते हैं। जो पहले सिस्टम चलता था, बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो वेल्दी पीपल्स थे, है ना, जो फैक्ट्री के ओनर्स थे, उनका बाई बर्थ बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। आपको याद आ रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेट वाले, सेकंड स्टेट वाले, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, है ना? बाई बर्थ उनको ये छूट मिल जाता था। तो रेडिकल्स वालों का क्या कहना था कि ये रॉन्ग है। बाई बर्थ कोई फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। बाई बर्थ कोई मतलब इस तरीके का प्रिविलेजेस नहीं, बाई बर्थ कोई इस तरीके का प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। ये कहना था रेडिकल्स वालों का। एक चीज आप थोड़ा सा फोकस करके रखो कि ये जो रेडिकल्स थे या फिर लिबरल्स जो है, ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे। ये लोग ये बिल्कुल नहीं बोल रहे थे कि लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं होनी चाहिए, खुद का कार, खुद का फैक्ट्री नहीं होना चाहिए। ऐसा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, इसका कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट ये लोग नहीं थे। क्यों नहीं थे, इसका आंसर थोड़ी देर बाद मिलेगा आपको, क्यों नहीं थे। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज बोल रहे थे कि देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन कोई एक पर्सन ही सारा प्रॉपर्टी लेके बैठ जाए, फिर ये गलत है। प्रॉपर्टी जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई एक पर्सन के पास, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास इतनी छोटी जमीन है और तुम्हारे पास इतना बड़ा सा जमीन है, लैंड है, ये गलत है। इनका कहना था कि थोड़ा इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास इतना बड़ा है, तुम्हारे पास इतना बड़ा है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 100 रुपया हो और तुम्हारे पास मान लो 120 रुपीज हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा। लेकिन मेरे पास 100 रुपीज है और तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपीज है, तो यानी कि तुम तो बहुत रिच है, ये तो एक तरीके का गैप हो गया ना मेरे तुम्हारे बीच। तो रेडिकल्स वाले को इन सब चीजों से प्रॉब्लम था। ये बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा कैटेगरी हो गया, है ना? तीन तरीके के लोग थे। अब बात करेंगे किसका, कंजर्वेटिव्स का। तो कंजर्वेटिव्स का क्या थॉट था, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव मतलब वो कौन, जो वो थोड़े पुराने ख्याल वाले जो थे, जिनको पहले का सिस्टम ही बहुत अच्छा लगता था, है ना? तो जो 18th सेंचुरी में हम लोग देखेंगे, जो कंजर्वेटिव जो थे, ये तो बोलते थे कि कोई चेंज ही ना करो, पहले जो चल रहा है सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सिस्टम को चलाओ, कोई सोसाइटी में चेंज वेंज लाने का दरकार नहीं है। ये बोल रहे थे 18th सेंचुरी वाले, 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स जो थे। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इनको भी फील हुआ कि नहीं, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि कॉमन पीपल अब जाग गए हैं। अब कॉमन पीपल को समझ में आता है ना, पहले का सिस्टम अब नहीं आ सकता, रिटर्न नहीं आएगा। तो इनका अब कहना था कि ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में कुछ चेंज का इनको भी फील हुआ कि ठीक है, कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन वो चेंज बहुत स्लो होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत चेंज कर दिए बस। प्लस जो पास्ट है, पास्ट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। चेंजेस कैसी हो, स्लो हो। अब पास्ट जो है, पास्ट का जो सिस्टम चल रहा था, ऐसा नहीं कि उसको खत्म कर दो, उसको भी रिस्पेक्ट करो, उसको भी फॉलो करो। ठीक है, तो नया कुछ चेंज लेके आओ थोड़े बहुत, अब पहले वाला सिस्टम भी रखो। तो ये देखो, आप क्या देख रहे हो कि अलग अलग चेंजेस की तो बात हो रही है, लेकिन किस तरीके का चेंज हो, इसको लेकर के अलग अलग लोगों का अलग अलग थॉट है। कुछ बोल रहे हैं अलग चेंज लाओ, कुछ बोल रहे हैं फास्ट लाओ, कुछ बोल रहे हैं पुराना अच्छा है। तो ये जो अलग अलग आइडिया है सोसाइटी में, ये क्या होगा, इनके बीच में क्लैश होगा, कंफ्लिक्ट होगा। और ये जो क्लैश होगा, कंफ्लिक्ट होगा, ये जो झगड़े होंगे, इसके कारण देखेंगे, ये हम लोग पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में हम लोग ये जो रेवोल्यूशन देखने वाले हैं, रशिया के रेवोल्यूशन और बाकी जो पार्ट है, तो हम लोग इसमें इन चीजों को देखेंगे। तो ये तीन तरीके के लोग हो गए। अब इस पूरे प्रोसेस में हम लोग, आप समझते हैं, देखो हमने क्या समझा, तीन तरीके के लोग हैं और किस तरीके का चेंज, अलग अलग टाइप का चेंज का डिमांड कर रहे हैं। अब चेंज लाए कैसे, चलो ठीक है, मान लो चेंज लाने का डिसाइड हो गया है ना, कि रेडिकल जैसा चेंज है वही अच्छा है, चलो वही चेंज लाना है। चलो लिबरल्स वाले भी मान लो अग्री कर गए, मान लो कंजर्वेटिव भी अग्री कर गए, चलो फाइन। लेकिन अब चेंज को लाना कैसे है, कोई छड़ी घुमाएंगे मैजिक वाला इंजन चेंज आ जाएगा, नहीं, कुछ तो करना होगा ना। तो चेंज कैसे लाना है, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा अब जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज समझते हैं। देखो 19th सेंचुरी में, है ना, 18th सेंचुरी के बाद में 19th सेंचुरी जब आएगी, तो हम लोग देखेंगे काफी सारे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस होंगे। इसमें से एक बहुत बड़ा चेंजेस क्या था, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोप में जो लोग हाथों से काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे अब मशीनों से काम करना स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी,
है ना, शहरों में नए नए फैक्ट्रीज खुलेंगे, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर जॉब करेंगे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही रिजल्ट ये होगा कि बहुत सारे नए नए सिटी डेवलप हो जाएंगे, है ना। मान लो कहीं पे कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया गया, है ना, आयरन का टूल्स बनाने का फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया गया, बाइक बनाने का फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया गया। अब वहां पे काफी सारे लोग वहां पे जुड़ेंगे, काफी सारे वर्कर्स आएंगे काम करने के लिए, है ना। मान लो कहीं पे आपके शहर में, मान लो कार बनाने की एक फैक्ट्री लगा दी जाए, तो आपके शहर में क्या होगा, बहुत सारे दूसरे दूसरे एरिया से वर्कर आएंगे ना काम करने के लिए। प्लस जो रेलवे को ठीक करना पड़ेगा, रोड को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो वो लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया यूरोप में, तो क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल तो लाना पड़ेगा ना। कार बनाने के लिए, बाइक बनाने के लिए आयरन तो चाहिए। आयरन तो वहीं पे मिलेगा जरूरी नहीं है, कहीं और किसी दूसरे कंट्री से लाएंगे, कहीं दूसरे प्लेस से लाएंगे, तो उसके लिए तो रोड होना पड़ेगा, रेलवे होना पड़ेगा। तो रोडवे का एक्सपेंशन होगा, रेलवे का एक्सपेंशन होगा, रॉ मटेरियल लाया जाएगा। और जब बन जाएगी प्रोडक्ट को फिर उसको दूसरा जगह भी लेके जाना है, तो इसके लिए भी, है ना, रोड रेलवे तो होना चाहिए। तो नए नए सिटी डेवलप हो रहे हैं, रोड बन रहा है, रेलवे बन रहा है। ये सब कुछ हो रहा है कब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। क्यों, नए नए इंडस्ट्री आ रहे हैं, लोगों को जॉब मिल रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ये हो रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में, ये काफी हाई था। सोसाइटी को काफी इन्फ्लुएंस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। सिर्फ मेन नहीं, वुमेन, चिल्ड्रन, ये भी वर्क कर रहे थे फैक्ट्रीज में, है ना। मेन तो वर्क कर ही रहे थे, वुमेन भी जाके वर्क कर रही थी, चिल्ड्रन, बच्चे भी जाके वर्क कर रहे थे फैक्ट्रीज में। लेकिन ये जो लोग वर्क कर रहे थे, क्या बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल था? बिल्कुल नहीं, इनका कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं था। मान लो कहीं पे कोई फैक्ट्री स्टार्ट किया गया, तो वहां पे काफी सारे दूर दूर से एरिया से लोग आके रहने लगे, है ना। ऑफ कोर्स ये लोग आए हैं वहां पे क्या करने के लिए, लेबर के तौर पे काम करने के लिए। तो इनके पास उतना पैसा तो होगा नहीं कि बिल्डिंग बना के रहेंगे, तो कहीं पे वो स्लम एरिया, झोगड़ी झुप्पी वगैरह, झोपड़े वगैरह बना के ये लोग रहने लगे। मतलब इनका कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं था। प्लस इनको सैलरी वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता था, ऐसा ना सोचो कि सैलरी बहुत मिलता था। तो इनको वेजेस काफी कम मिलते थे, दिन में 12 घंटे, 15-15 घंटे इनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। इनके लिए प्रॉपर रहने का घर नहीं था, पानी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी। तो काफी सारा ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कौन, ये जो लेबर्स है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अब उसके लिए जो लेबर्स जो आए हैं, इन लेबर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी लोग आए जा रहे हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए। क्यों ऐसा, उनको पता है कि आगे प्रॉब्लम है, कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहे थे लोग काम करने के लिए। मेन, वुमेन, चिल्ड्रन सब आ रहे थे, दूर दूर के एरिया से आ रहे थे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। क्यों, बिकॉज कोई दूसरा जॉब ही नहीं था। कोई दूसरा जॉब होता उनके पास, तब जाके वो लोग नहीं आते। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, तो इनके पास मजबूरी में इनको जाके वैसे कंडीशन में वर्क करना पड़ रहा था। अब ये जब पूरा सिचुएशन को ये जो लिबरल्स वाले और रेडिकल्स वाले जब ये देख रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए। ये जो सिस्टम चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, ये जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ये जो लिबरल्स या फिर रेडिकल्स जो थे, आप थोड़ा सा याद करो, थोड़ा देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? बिकॉज बहुत सारे केस में ये जो फैक्ट्री वगैरह थी ना, इनके ओनर्स यही लिबरल्स ही थे, है ना। लिबरल्स या रेडिकल्स, बहुत सारे फैक्ट्री के ओनर यही लोग थे, और यही लोग तो जॉब दे रहे होंगे लोगों को, है ना, लेबर्स को। तो दैट मीन्स ये जो लिबरल या रेडिकल जो खुद प्रॉपर्टी ओनर्स थे, जो खुद लोगों को जॉब दे रहे थे, तो ये अगर बोलेंगे कि हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, तो इनका फैक्ट्री तो इनके हाथ से चला जाएगा ना। सो दैट्स वाई ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है। समझ रहे हो, काफी चालाक थे ये लोग। नाउ ये लोग तो इवन सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने क्या आइडिया निकाला, सिचुएशन को कैसे अच्छा किया जाए? इन्होंने क्या आइडिया निकाला कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो रेडिकल एंड लिबरल्स जो है, इन्होंने क्या आइडिया निकाला कि हमें ट्रेड को सपोर्ट करना चाहिए। ये लोगों को भी बोल रहे थे कि हमें ट्रेड को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को जॉब मिलेगा, तो इससे क्या होगा, कंट्री जो है वो आगे बढ़ेगी। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेबर भी हेल्दी रहे। तो दैट मींस ये जो पीपल थे, रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे, ये क्या चाहते थे कि जो लेबर्स जो थे, जो सिटीजन जो थे, है ना, कंट्री के जो सिटीजन है, वो कैसे हो, वो पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, हेल्दी हो। मान लो किसी कंट्री में अगर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, तब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे। इससे क्या होगा, बिजनेस को इंकरेजमेंट मिलेगा,
ट्रेड बढ़ेगा। अगर लेबर हेल्दी हो तो ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे। आप अगर हेल्दी हो तो 10 घंटा काम करोगे, बीमार हो तो 2 घंटा में थक जाओगे। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है ये लोग भी चाह रहे थे कि सिटीजन हेल्दी हो, सिटीजन पढ़े लिखे हो। क्यों? इससे ट्रेड में फायदा मिलेगा, क्योंकि हेल्दी होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो ट्रेड में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फायदा होगा। और जिसका फायदा इनको मिलेगा। क्यों इनको मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह के ओनर्स तो यही लोग थे, है ना। और ये जो पीपल थे, ये जो रेडिकल्स एंड ये जो थे, ये जो फैक्ट्री ओनर्स जो थे, ये क्या बोलते थे कि बाय बर्थ जो भी प्रिविलेजेस होता है ना, इसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। जो पहले ओल्ड एरिस्टोक्रेसी वाला चलता था, है ना, कि राजा का बेटा राजा बन गया, नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है। इनका कहना क्या था कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर कैपेसिटी है ना, उसका एफर्ट अगर अच्छा है, उसका लेबर अगर अच्छा है, तो हमें उसको इंकरेज करना चाहिए। हम लोग उसमें सपोर्ट करते हैं, हम लोग उस चीज में बिलीव करते हैं। ये कहना था ये जो फैक्ट्री ओनर्स, जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स वाले थे, है ना। इनका फिर और क्या कहना था कि अगर इंडिविजुअल को फ्रीडम दिया जाए, अगर पुअर पीपल जो है ना, इनको अगर प्रॉपर तरीके से लेबर दिया जाए, ठीक है, अगर पुअर पीपल हेल्दी रहे, जो लेबर जो है वो हेल्दी रहे, इनको प्रॉपर तरीके से वेजेस मिले, तो बहुत अच्छे से काम करेंगे ये लोग, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। और इसका फायदा क्या मिलेगा? ये फैक्ट्री ओनर्स को मिलेगा, है ना। तो जिससे फैक्ट्री ओनर्स ज्यादा कमा पाएंगे, ज्यादा अर्न कर पाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और इससे सोसाइटी को फायदा मिलेगा, मतलब सभी का फायदा। लेबर को भी फायदा, लेबर का हेल्थ अच्छा है रहेगा, फैक्ट्री ओनर्स को पैसे मिलेंगे, सोसाइटी डेवलप होगा, सभी का फायदा। तो ऐसा सोचना था इन लोगों का। नाउ अब जब ये आइडिया इन लोगों ने लेबर्स के सामने रखा, तो ऑफ कोर्स लेबर्स वगैरह तो सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि ये जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो फैक्ट्री ओनर्स थे, ये लोग क्या बोल रहे थे? ये लोग तो बोल रहे थे लोगों को पढ़ाने का, एजुकेशन देने का, ये लोग उनका हेल्थ का बात कर रहे थे। तो उनको तो लगेगा ना कि हमारे बारे में सोच रहे हैं ये लोग, तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। तो मेन वुमेन जो वर्किंग वगैरह थे, इन लोगों ने इस आइडिया को सपोर्ट किया, है ना। उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। ये जो रेडिकल्स ग्रुप्स थे, इन लोगों ने अपने कुछ पार्टी वगैरह, पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिया था 19th सेंचुरी में। तो ये जो लोग थे इनको सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो यानी कि देखो, लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है वो चेंज तो लाना चाह रहे हैं सोसाइटी में। और एक और चेंज का बात कर रहे हैं ये लोग लेबर के कंडीशन, लेबर का जो स्टेटस है उसको चेंज करने का बात कर रहे हैं, है ना, उसका चेंज करने का बात कर रहे हैं। और जो लेबर्स है उनको भी ये चेंज पसंद आ रहा है ना, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि लाइक उनका कंडीशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, अभी तक हमने 3 ग्रुप को देखा, है ना। ये लोग किस तरीके का चेंज चाह रहे थे ये देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है ये लेबर को लेकर के क्या सोचते थे ये देखा। अब कुछ और तरीके के लोग भी है, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये कौन लोग है? ये है नेशनलिस्ट पीपल। कौन थे ये नेशनलिस्ट पीपल? है ना। ये जो नेशनलिस्ट पीपल है, ये इनको भी चेंज चाहिए, सबको चेंज चाहिए। ये नेशनलिस्ट पीपल जो है इनको भी चेंज चाहिए। जनरली जो रेडिकल्स एंड लिबरल्स वाले जो पीपल थे ना, उसी में से ये बिलोंग करते थे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे थे। जनरली लेबर्स एंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स वाले जो पीपल थे, उसी में से काफी सारे लोग नेशनलिस्ट थे। इनका क्या कहना था कि चेंज लाना चाहिए। ओके, ठीक है, लेकिन ये चेंज आए कैसे? तो रेवोल्यूशन करके, है ना, रेवोल्यूशन करके। अब इसका मतलब समझो, रेवोल्यूशन करके मतलब जो भी वहां पे गवर्नमेंट चल रहा था, जो मोनार्की चल रहा था, जो भी किंग या क्वीन जो भी रूल कर रहा था, उसको हटा दो। चाहे बात से हटाओ या फिर वायलेंस करना पड़े, वायलेंस करके हटाओ, लेकिन उसे हटा दो, रेवोल्यूशन कर दो, है ना। जो भी मोनार्की सिस्टम चल रही थी, जो भी काइंड ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था यूरोप में, जो कि 1815 में स्टार्ट किया गया था, इसे एंड कर दो। और एंड करके एक नई तरीके की गवर्नमेंट लेके आओ। अब ये जो पीपल थे, ये लोग लगातार वर्क कर रहे थे, है ना। फ्रांस में ये नेशनलिस्ट पीपल थे, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में, है ना। तो ये लोग अपने आप को क्या बोलते थे? हम लोग तो है रेवोल्यूशनरीज है। रेवोल्यूशनरी मतलब इनका क्या एम था कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट को हटा दो और नया गवर्नमेंट लेके आओ। एक ऐसा गवर्नमेंट जो सिटीजन के बारे में सोचता हो, एक ऐसा गवर्नमेंट जो सभी सिटीजन को इक्वल राइट प्रोवाइड करे, है ना। और ये कैसे अचीव करना चाहते थे? रेवोल्यूशन के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल दिया है ग्यूसिप मैजिनी का। ग्यूसिप मैजिनी जो है ये इटली से बिलोंग करते हैं। आप जब क्लास 10 में जाओगे ना, तो इसके बारे में और ज्यादा पढ़ोगे, है ना। जब इटली का यूनिफिकेशन टॉपिक पढ़ोगे तो वहां ग्यूसिप मैजिनी के बारे में और पढ़ोगे। तो ये जो ग्यूसिप मैजिनी जो है ये नेशनलिस्ट पीपल था। इन्होंने ट्राई किया इटली को यूनाइट करने का, है ना, इटली को यूनाइट करने का। तो एक तरफ ये नेशनलिस्ट पीपल है जो लोग डायरेक्टली रेवोल्यूशन का बात कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को हटा दो, मोनार्की हटा दो, है ना, यूरोप में मोनार्की हटा दो, एक ऐसी गवर्नमेंट लेके आओ जो कि लोगों का, सिटीजन का राइट्स के बारे में बात करे, जो सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करे। ठीक है।
अब हमारा यहां से अब हम लोग देखते हैं कि देखो हम लोग अब तो चेंजेस का बात कर लिए ना, अलग अलग तरीके के चेंजेस के बात किए। अब ये चेंजेस लाने में किस तरीके का चेंजेस आना चाहिए, इस चीज को लेकर के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड है वो है सोशलिज्म। आपके पूरे चैप्टर में ये वर्ड बहुत बार आप देखोगे, तो सोशलिज्म को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत बार ये वर्ड देखोगे। तो हम लोग अभी देखते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म आया कैसे? अरे सोशलिज्म आया तो मतलब क्या, सोशलिज्म है क्या? पहले तो ये समझो सोशलिज्म मतलब क्या। और पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि सोशलिज्म मतलब क्या, एंड फिर ये यूरोप में आया कैसे, है ना, और इसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, तो पहले सोशलिज्म के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि बेसिकली ये है क्या, किस चीज का नाम है ये। सोशलिज्म आइडिया है ये एक तरह का ना, जैसे डेमोक्रेसी का आइडिया है वैसे सोशलिज्म। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, देखो हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग चेंज का बात कर रहे हैं, चेंज का बात कर रहे हैं, उन सभी का प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन था कि सोसाइटी को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, सोसाइटी में स्ट्रक्चर क्या हो, सोसाइटी में पहले जो सिस्टम चल रहा था उसको चेंज करके नया चेंज लाना चाह रहे हैं, तो नया चेंज कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सोशलिज्म इस बारे में बात करता है। बेसिकली सोशलिज्म में जो लोग बिलीव करते हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे, जो लोग सोशलिज्म को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे सोशलिस्ट। क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट। और ये जो आइडिया जो है ये यूरोप में काफी तेजी से फैला, काफी तेजी से फैला, स्पेशली मिड 19th सेंचुरी में। तो है क्या आइडिया में ऐसा जो इतना फैल रहा है ना? तो इस आइडिया में क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में जो लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये लोग बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होना ही नहीं चाहिए, सारी प्रॉब्लम का जड़ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। ये देखो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है ना, जो लिबरल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, या फिर जो रेडिकल्स थे, वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, उसके अगेंस्ट नहीं थे। लेकिन ये जो सोशलिस्ट वाले जो पीपल है, जो लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सारा प्रॉब्लम का जड़ है, द रूट है सभी सोशल इल का, सभी प्रॉब्लम का एक ही जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही खत्म कर दो, झमेला झंझट ही खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आप देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इनका सोचना क्या था, सोशलिस्ट जो पीपल थे ये किस तरीके से सोचते थे। मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री या किसी भी एक पर्सन का एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 10 वर्कर है, 10 वर्कर है, वो लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, मान लो बाइक बनाते हैं, है ना, बाइक बनाते हैं वो लोग। अब वो फैक्ट्री का ओनर कौन है, तो मैं हूं, मैं इस फैक्ट्री का ओनर हूं। अब मैंने पैसे लगाए, फैक्ट्री को स्टार्ट कर दिया। अब मेरे लिए 10 लोग काम कर रहे हैं, मेरे लिए 10 लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, बाइक बना रहे हैं। अब वो बाइक को सेल करके काफी सारा प्रॉफिट आ रहा है मुझे। अब वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा, ऑफकोर्स मेरे पास जाएगा। अब मैं उसमें से थोड़ा बहुत ये 10 लोगों को सैलरी दे दूंगा, लेकिन जो मेजर अमाउंट है वो किसके पास जाएगा, वो तो मेरे ही पास जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं तो ओनर हूं। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखो, एक्चुअली में दिन रात मेहनत किसने किया, मैंने तो अपने पैसे लगा के फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया, एंड देन एसी वाला रूम में जाके मैं बैठ रहा हूं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहाने का काम तो ये वर्कर कर रहे हैं, मतलब मेहनत ही ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। सोशलिस्ट वालों का कहना यह था ये रॉन्ग है। वर्कर करते हैं दिन रात मेहनत, हार्ड वर्क करते हैं, अब प्रॉफिट लेके जो ओनर जो है वो प्रॉफिट लेके चले जाते हैं, ओनर को प्रॉफिट मिलता है। ये सिस्टम रॉन्ग है, प्रॉफिट सभी में बंटना चाहिए, है ना। इनका कहना यह था कि ये जो फैक्ट्री है इसका ओनर कोई, जैसे मैं था ना, ये गलत है, ये सिस्टम रॉन्ग है। ये फैक्ट्री का ओनर कौन होना चाहिए कि जितने भी हम लोग यहां पे लोग हैं, मैं प्लस 10 वर्कर, 11 पीपल, ये फैक्ट्री का ओनर होना चाहिए। हम सभी के सभी फैक्ट्री के ओनर, सब कोई मालिक, और हम सभी लोग मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि वो लोग करेंगे मैं बैठ के इसी वाले रूम में बैठूंगा, वो नहीं, हम सभी मेहनत करेंगे। और क्या होगा इससे, हम सभी मेहनत करेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली आपस में बांटेंगे। मैं ज्यादा लूंगा उनको थोड़ा सा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी कि सोसाइटी को हम लोग देखेंगे, पूरा जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी एक पर्सन का नहीं होगा, पूरी सोसाइटी का होगा, पूरी सोसाइटी का होगा। मान लो आपके पास जो लैंड है, जमीन है, आपके पास बड़ी सी जमीन है, आप आराम से रहते हो, बंगला बना के रहते हो, कोई एक ऐसा पर्सन है जो रोड में सो रहा है, ये रॉन्ग है। सोशलिज्म में ये बोला जा रहा है कि वो जो जमीन है वो सबका, जो भी प्रॉपर्टी है वो सबका, है ना, पूरी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, मतलब कि किसी इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी है ऐसा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी कुछ होगा, क्योंकि देखो मान लो अगर ये फैक्ट्री सभी का होगा तो हम सभी लोग मिल के मेहनत करेंगे, क्योंकि सभी को प्रॉफिट मिल रहा है, हम सभी मालिक है।
तो ऐसा कहना था कि सोशलिस्ट वालों का, सोशलिस्ट वाले इसके लिए लगातार कैंपेन कर रहे थे, सोशलिस्ट वाले लगातार इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे थे, स्प्रेड करते थे। मतलब ये है, ये सोशलिस्ट वाले जो है आइडियोलॉजी का अगर बात करो तो ये लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव इनसे डिफरेंट है ना। लिबरल्स और कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स से ये थोड़े से डिफरेंट है ना सोशलिस्ट वाले। अब ये सोशलिस्ट वालों को थोड़ा सा अच्छा से समझो, ये आइडियोलॉजी को अच्छा से समझो, क्योंकि बहुत बड़ा आएगा ये आगे, है ना। ना, अब जो लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, क्या मान लो 100 लोग बिलीव करते हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में यूरोप में, मान लो उस टाइम एग्जांपल में समझा रहा हूं, मान लो 100 लोग, 100 लोग बिलीव करते थे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में। क्या सभी लोग एक ही तरीके से सोचते थे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, इनके बीच में कोई डिवीजन नहीं था? ऐसा भी नहीं है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों के बीच में भी डिफरेंसेस थे। जैसे कुछ लोग बिलीव करते थे आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव्स में बिलीव करते थे कुछ लोग, अब कुछ लोग कोऑपरेटिव में बिलीव नहीं करते थे। अब है क्या, सबसे पहले तो कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? जो लोग सोशलिस्ट में बिलीव करते हैं, मान लो 100 लोग बिलीव करते हैं, तो फॉर एग्जांपल 50 लोग कोऑपरेटिव में बिलीव करते हैं, 50 लोग जो है वो कोऑपरेटिव में बिलीव नहीं करते हैं। तो कोऑपरेटिव है क्या? मान लो हम लोग एक काम करते हैं, मान लो मेरे पास मान लो जमीन है, मेरे पास एक छोटी सी लैंड है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास एक लैंड है, आप और 2-3 लोगों के पास में छोटी छोटी लैंड है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सभी लैंड को आपस में जोड़ के एक बड़ा सा लैंड बना लेंगे। हम सभी लोग मिलके उसमें मेहनत करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा, हम लोग मान लो 10 लोग हैं, हम लोग 10 लोग हैं, है ना, हम लोग 10 पीपल है, मान लो टोटल 10 पीपल्स है, हम सभी 10 पीपल अपना लैंड को मिला देंगे। अब मिला करके जो टोटल बड़ा सा लैंड बन जाएगा, उसमें सब कोई मेहनत करेंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा 10 लोग आपस में उसको बांट लेंगे। तो देखो, हम लोगों ने अपने जो रिसोर्सेस था, जो जमीन था, जमीन लैंड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, हमने अपने रिसोर्सेस को साथ में लाया, और साथ में ला करके हमने क्या किया, हमने उन रिसोर्सेस पे इक्वली मेहनत किया और इक्वली प्रॉफिट को बांटा। ये है कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी है। तो ये 10 लोग साथ में आए, फिर मान लो कहीं किसी गांव में, कहीं किसी दूसरे प्लेस में 5 लोग साथ में आ गए, उन लोगों ने अपने लैंड को साथ में लेके आए, उन लोग भी ऐसा कर रहे हैं। फिर मान लो कहीं पे जो है 20 लोग साथ में आ गए, वो लोग अपना अपना लैंड को साथ में लेके आ गए, अब वो लोग इस तरह से कर रहे हैं। मतलब सभी लोग अपने अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था, ठीक है, कुछ लोग जो है वो इस तरीके से इस चीज में बिलीव करते थे। जैसे ये एक एग्जांपल दिया है कि जैसे रॉबर्ट ओवन था, ये एक मैन्युफैक्चरर था, ठीक है, काफी फेमस मैन्युफैक्चरर था, है ना। तो इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड करने का ट्राई किया, है ना। क्या नाम था? न्यू हार्मनी। कहां पे? यूएसए में एक स्टेट है इंडियाना, वहां पे इन लोगों ने ट्राई किया। लेकिन जो लोग कोऑपरेटिव में बिलीव नहीं करते थे, उनका कहना यह था कि 10 लोग अपना लैंड साथ में लेके आएंगे, ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 5 लोग अपना लैंड लेके आएंगे, ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 20 लोग, तो पहले तो ये 10 लोग अगर साथ में आ रहे हैं, तो ये 10 लोगों को तो एग्री तो होना पड़ेगा ना। मैं ये बोल रहा हूं कि 10 लोग साथ में आएंगे, है ना, 10 लोग साथ में आएंगे और मिलके एग्रीकल्चर करेंगे, लैंड को मिला देंगे। मान लो उन 10 लोगों में से 2 लोगों को ये आइडिया अच्छा ना लगा, तो वो लोग क्या साथ में आएंगे? वो लोग तो साथ में नहीं आएंगे। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, अगर इंडिविजुअल लेवल पे ये कोऑपरेटिव वाला जो है ये एक चीज किया जाए, काफी टाइम लगेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, है ना। सभी लोग अपना लैंड को, आपको बोला जाए कि आप अपना लैंड अपना पड़ोसी का लैंड को मिला दो, एक मिलके एक बड़ा सा घर बना लो, आप क्या मान जाओगे? तो हो सकता है आप मान जाओ, हो सकता है आप ना मानो। तो जो लोग कोऑपरेटिव में बिलीव कर रहे थे, इनको तो पहले लोगों को मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि देखो कोऑपरेटिव क्या होता है, टाइम लगेगा ना इसमें। कुछ लोगों का कहना यह था कि ये इंडिविजुअल मनाएंगे कि मान जाओ कोऑपरेटिव करते हैं, कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी, कोऑपरेटिव मेथड को फॉलो करते हैं सोशलिस्ट वाले में, टाइम लगेगा इसमें। बेटर क्या है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को बोलो, डायरेक्टली गवर्नमेंट को बोलो कि गवर्नमेंट, आप जो है लोगों को बोलो कि कोऑपरेटिव सिस्टम करना ही पड़ेगा। ये लोग इंडिविजुअल लेवल पे नहीं मानेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑर्डर देगी। ये लोग क्या, दूसरे जो लोग थे, ये लोग बोल रहे थे ठीक है कोऑपरेटिव लाना है तो लाओ, लेकिन कोऑपरेटिव जो है इंडिविजुअल लेवल पे लाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इंडिविजुअल इनिशिएटिव करोगे बहुत टाइम लगेगा। गवर्नमेंट को बोलो, गवर्नमेंट को इंकरेज करो कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे कोऑपरेटिव वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को। तो कुछ लोगों का मानना ये था, सोशलिस्ट वाले ही है, लेकिन इन लोगों का मानना ये था। अब थोड़ा सा लॉजिकल भी लगता है कि हाँ टाइम लग जाएगा इसमें,
जैसे फ्रांस में हम लोग देखेंगे एक लुइस ब्लैंक नाम का जो ये पर्सन जो है, ये गवर्नमेंट को इनकरेज करता है ना? ये गवर्नमेंट को इनकरेज करता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव वगैरह सिस्टम लेके आए, और ये जो प्राइवेट पीपल का जो इंडिविजुअल लोगों का अपना अपना फैक्ट्री जो है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, इसको एंड करे। सोशलिस्ट वाले तो यही बोलते हैं ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंड करो। तो सोशलिस्ट वाले यही बोल रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंड करो। तो लुइस ब्लैंक भी यही बोल रहे थे, है ना? ये जो कोऑपरेटिव होगा, इसमें लोग मिलके काम करेंगे, मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, मिलके प्रॉफिट बांटेंगे, है ना? ऐसा गवर्नमेंट को बोल रहे थे। अब क्वेश्चन फिर ये आता है ना, गवर्नमेंट सुनेगा? चलो मान लो गवर्नमेंट को ये लोग बोलते हैं, ठीक है, ये सोशलिस्ट वाले मान लो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हाँ गवर्नमेंट, आप क्या करो, आप कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी को सपोर्ट करो, कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप ट्राई करो। गवर्नमेंट अगर मना कर दे तो इसका मना कर दे तो क्या करना है, इसके बारे में कॉल मार्क्स, और यहां पे हम लोग देखेंगे दो पर्सन यहां पे देख रहे हैं, एक तो है कॉल मार्क्स और दूसरा है फ्रेडरिक एंगल्स। ये इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, है ना? तो ये लोग इस बारे में कुछ आर्गुमेंट अपना ऐड करेंगे। ये लोग क्या बोलेंगे कि देखो, जो सोसाइटी है ना, ये बहुत ही कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट बोलने का मतलब क्या है? एक ऐसी सोसाइटी जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। मान लो मेरे पास बड़ी सी फैक्ट्री है ना, काफी सारे लोग मेरे लिए काम करते हैं, तो मैं एक कैपिटलिस्ट पर्सन हूं। एक कंट्री में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोग वर्कर है, तो क्या बोलेंगे? उसको कैपिटलिस्ट बोलेंगे, है ना? तो तो जो कैपिटलिस्ट जो होते हैं, इनके पास पैसे होते हैं, ये जो भी फैक्ट्री वगैरह, जो भी पैसे वगैरह जो है इनके पास होगा। अब वर्कर क्या करेंगे? इनके लिए काम करेंगे। वर्कर इनके लिए काम करेंगे, सारा प्रॉफिट कैपिटलिस्ट वालों को ही जाएगा, ओनर को जाएगा। वर्कर को थोड़ा बहुत सैलरी दे देंगे, है ना? तो वर्कर का कंडीशन इससे कभी अच्छा नहीं होगा। वर्कर हमेशा वर्कर ही रहेगा, और जो मालिक है, जो ओनर है, वो एकदम रिच होता चला जाएगा। तो इनका कहना यह था, कंडीशन ऑफ वर्कर क्या होगा? कभी अच्छा नहीं होगा। अगर आपने कैपिटलिस्ट सिस्टम को एंड नहीं किया, तो आप लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम को एंड करो, है ना? आप लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम को एंड करो, कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म कर दो। आप लोग ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, इसको क्या करो? इसको खत्म करो, और एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जो कि सोशलिस्ट हो। अब वो भी कैसी? रेडिकली सोशलिस्ट, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। तो ये कहना था कॉल मार्क्स, ठीक है? कॉल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स जो है, इन्होंने ये आइडिया दिया। तो इन लोगों ने ये कहा कि देखो, अगर आपका बात ना माने, गवर्नमेंट को, जैसे कुछ लोग क्या बोल रहे थे, सोशलिस्ट वाले क्या बोल रहे थे कि कोऑपरेटिव सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, तो गवर्नमेंट को चलो बोलते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं कि गवर्नमेंट आप कोऑपरेटिव सिस्टम इंप्लीमेंट करो। लेकिन गवर्नमेंट मना कर दे, ना माने, तब क्या होगा? इसका आंसर इन लोगों ने ये दिया, तो एक काम करो, आप गवर्नमेंट को ही हटा दो। अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनती है, तो आप गवर्नमेंट को हटा के खुद गवर्नमेंट बन जाओ। आप गवर्नमेंट को हटा दो। कैसे हटा दो? रेवोल्यूशन, है ना? आप गवर्नमेंट को हटा दो, और गवर्नमेंट हटा करके आप खुद गवर्नमेंट बन जाओ। अब उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है लो। मान लो अगर आपको, हमारा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम अगर सही नहीं है, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, ठीक है? मान लो आपको लग रहा है कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपका सॉल्यूशन क्या है? आप अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, इलेक्शन जीतो, इलेक्शन जीत के आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओ, और हमारा कंट्री का एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सिंपल, है ना? बहुत आसान है है ना? तो ऐसा ही कुछ इन लोगों ने कहा। इन लोगों ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स, इन लोगों ने आइडियोलॉजी क्या दिया कि अगर गवर्नमेंट अगर नहीं सुनती है, तो आप लोग क्या करो, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये कैपिटलिस्ट वालों का गवर्नमेंट है, इसको हटा दो, खुद की गवर्नमेंट बनाओ। अब उसके बाद में सोसाइटी में आप सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट हो गए, है ना? तो इससे क्या होगा? जितने भी प्रॉपर्टी जो है, इन सबको सोशली कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है? एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाएगा, इसको क्या कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलेंगे इसे। और इन्होंने क्या कहा कि देखो, वर्कर कितने होंगे पूरे यूरोप में? कितने वर्कर थे? बहुत सारे। ओनर कितने होंगे? मान लो एक ओनर है तो 100 वर्कर है। तो एक तरफ 100 लोग है, एक तरफ एक लोग है, तो जीतेगा कौन? डेफिनेटली वर्कर्स जीतेंगे। तो इन्होंने ये बोला कि देखो, अल्टीमेटली अगर कैपिटलिस्ट के साथ आप लोगों का कंफ्लिक्ट होता है ना, तो जीतोगे आप ही। ट्राई तो करो, है ना? ये जो गवर्नमेंट जो है, इसको हटा करके नया गवर्नमेंट लाने का ट्राई तो करो। इससे आपका जो है, क्योंकि अल्टीमेटली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है, यही बनेगी। ये इनका कहना था। तो जब इन लोगों ने ये आइडिया दिया कि ठीक है, चलो इस तरीके का सिस्टम लेके आओ, तो हम लोग देखेंगे जो कॉमन पीपल थे, है ना, उनके बीच में ये सोशलिज्म का आइडिया को लेकर के काफी सपोर्ट धीरे धीरे इंकरेज होगा। तो हम लोग वही देखेंगे, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, किस तरीके से लोगों ने सोशलिज्म को सपोर्ट किया। देखो,
1870 आते आते तक हम लोग देखेंगे ये जो आइडिया है ना, सोशलिस्ट वाली आइडिया, ये पूरे यूरोप में फैल गई, है ना, पूरे यूरोप में फैल गई। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बनाए जाने लगे, है ना। इन लोगों ने बहुत सारे पार्टी वगैरह जो है बनाने लगे। जैसे एक एग्जांपल, द सेकंड इंटरनेशनल, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जहां पे वर्कर लोग बैठेंगे, वो लोग सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। अब ये लोग अपना कुछ डिमांड भी रखने लगे। किस तरीके का डिमांड? जैसे ये लोग डिमांड रखने लगे कि पहले के टाइम में क्या होता था ना, कि 12 घंटे से 15 घंटे वर्कर से काम करवाया जा रहा है, अब प्रॉफिट ले रहे हैं ओनर्स। तो इन लोगों ने बोला कि पहले तो इतना टाइम हम लोग काम नहीं करेंगे। इन लोग बोले कि क्या करो, वर्किंग आवर को कम करो, है ना। इन लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों के पास वोट करने का राइट नहीं था, इन लोगों ने बोला कि हमें वोट करने का राइट दो। अब देखो बहुत बार क्या होता था, मान लो कोई वर्कर बीमार पड़ गया, पैसे चाहिए, उसकी जॉब चली गई, पैसे चाहिए, तो इसके लिए इन लोगों ने आपस में कुछ फंड वंड बना लिया, आपस में मिलके पैसे वैसे कुछ इकट्ठे कर लिए कि जिसको हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, मान लो जॉब चला गया है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, सडनली पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, तो ये लोग मिलके एक दूसरे का हेल्प करेंगे, है ना। ओनर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे का हेल्प करेंगे, ऐसा था। ये जो वर्कर्स जो थे, जो सोशलिस्ट पीपल थे, इन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिया। जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, इनको जो है हेल्प कर रहे थे, ठीक है, ये सोशलिस्ट पीपल, ये जो एसोसिएशन जो है, ये हेल्प कर रहे थे इलेक्शन जीतने में। अब आप यहां पे नोटिस करो कि ये जो सोशलिस्ट पीपल है, ये अपनी खुद की भी पार्टी बना रहे हैं, और प्लस ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो इनको सपोर्ट करता हो। क्या फायदा इससे? ये लोग जो पार्टी बना रहे हैं, क्योंकि देखो थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया कि कुछ कॉल मार्क्स वगैरह लोगों ने क्या आइडिया दिया कि आप अपनी खुद की गवर्नमेंट लाओ, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको पार्टी तो चाहिए ना। तो इन लोगों ने अपना पार्टी बनाया, है ना। आप पार्टी बना के ये लोग जो है इलेक्शन में ये लोग भी आ गए, है ना। ये लोग भी अपना, जैसे ब्रिटेन में लेबर पार्टी बना, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना, तो अलग अलग पार्टी बना करके 1905 में बना था। तो ये लोग जो है, ये लोग का एम क्या था कि जो पहले से गवर्नमेंट चला आ रहा था उसको इलेक्शन के थ्रू हटा देंगे, उसको हटा देंगे, खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे, खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन इनका जो ये ख्वाब था कि पहले वाला गवर्नमेंट को हटा देंगे, अपनी खुद की गवर्नमेंट लाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1914 तक कोई भी सोशलिस्ट अपना गवर्नमेंट यूरोप में नहीं बना सका, कोई भी नहीं, 1914 तक, है ना। तो ये लोग जो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट में जाएंगे, अभी भी गवर्नमेंट पे किसका कंट्रोल था? अभी भी गवर्नमेंट में ये सोशलिस्ट का नहीं, ये जो कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, इनका ही कंट्रोल था, है ना, इनका ही कंट्रोल था, ठीक है। तो और किसी का कंट्रोल नहीं था, इनको नहीं मिला। हाँ, हम लोग देखेंगे 1914 के बाद में देखोगे तो हम लोग एक जगह पे देखो, ये जो सोशलिस्ट वाले जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं ना, है ना, यूरोप में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, लेकिन एक कंट्री में सक्सेसफुल होंगे ये लोग। कौन सी कंट्री? वो कंट्री है रशिया। रशिया में ये लोग पुरानी वाली गवर्नमेंट को हटा के सोशलिस्ट वाले अपनी खुद की गवर्नमेंट को बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बाकी और कहीं नहीं, रशिया में। तो रशिया में किस तरीके से गवर्नमेंट हटाएंगे, किस तरीके से अपना गवर्नमेंट लाएंगे, यही प्रोसेस है रशियन रेवोल्यूशन, जो कि आने वाला आपका टॉपिक है, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है, क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ये आपको समझ में आया होगा। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से रशिया में ये सोशलिस्ट वाला जो मेथड जो है ये सक्सेसफुल हुआ, बाकी जगह पे तो नहीं हुआ, रशिया में हुआ। ये हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे। अगर कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।